हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 12th रसायन विज्ञान का पेपर कोड सेट नंबर 3 2023 का 347 सीसी सॉल्व कराऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को फुल सोल्यूशन मिलेगा। इसमें जितने क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो का अंत तक अगर आप बनते हैं तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा अच्छे तरीके से समझाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कराएंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो पहले का नंबर क्वेश्चन है ये सिलेबस में आप लोग के नहीं है। दूसरा इसमें दिया हुआ है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है। 180 ग्राम जल में मोलों की जो संख्या होती है वो 10 होती है। दूसरा क्वेश्चन है शून्य कोट की अभिक्रिया है। इसमें से शून्य कोट की अभिक्रिया कौन सी है? H2 प्लस Cl2, ये है शून्य कोट की अभिक्रिया। अगला ये देखते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन है। आइए यहीं से आप लोग को सॉल्व कराते हैं। अगला क्वेश्चन है फार्मेलिन जलीय विलयन है। तो फार्मेल्डिहाइड का जो जलीय विलयन होता है उसे फार्मेलिन कहते हैं। अगला है एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त रेजेंट जो यूज होता है वो Br2/KOH यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहले का 4 नंबर, ग्लूकोस या एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाते हैं। तो टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एजी दर्पण, रजत दर्पण बनता है। एजी दर्पण ये बनाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 का नंबर जो है वो सिलेबस में आप लोग के नहीं है। तो दूसरे का नंबर का क्वेश्चन सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल का ये अणु सूत्र है C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर मतलब भार इसका दिया हुआ है 30%। तो ये जो हो जाएगा ग्लिसरॉल ये है, ये विलय हो जाएगा। तो यहाँ पर विलय का जो भार दिया हुआ है वो 30 ग्राम दिया हुआ है। और विलायक का भार 30 ये हो गया, तो विलायक का भार कितना हो जाएगा? 70 ग्राम हो जाएगा। और आप जानते हैं जल का अणुभार जो होता है वो 18 होता है। आप कैलकुलेट किए होंगे। तो ग्लिसरॉल का अणुभार निकालेंगे तो यहाँ पर जैसा कि दे रहे हैं, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 3 से गुणा किया गया। और हाइड्रोजन का 8 हाइड्रोजन है, 1 से गुणा किया गया, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक जो वेट होता है वो 16 होता है, 3 ऑक्सीजन 3 से गुणा कराएगा। तो इसमें जो जल का अणुभार आया वो 92 आया है। और आप जानते हैं विलय के मोल बराबर क्या होता है? विलय का भार बटा विलय का अणुभार होता है। तो यहाँ पर विलय का भार है और विलय का अणुभार डिवाइड किया गया, ये आ गया। यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, तो विलायक का भार बटा विलायक का विलायक का भार 70 है और इसका अणुभार 18 डिवाइड किया गया, इतना आ गया। और इसमें निकालना मोल प्रभाज निकालना, मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश बराबर होता है विलय के एक घटक के मोलों की संख्या स्मॉल n और बटे कुल मोलों की संख्या। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। और यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मतलब एक घटक के मोलों की संख्या कुल घटकों के मोलों की संख्या। यहाँ पर एक घटक लिखा गया, दोनों घटकों को जोड़ दिया गया, तो ये आ गया 0.32/4 इसको मतलब जोड़ा गया 4.20 आ गया है। तो मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4.20 है, डिवाइड करने पर 0.076, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले का नंबर दिया है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। मानक गिब्स ऊर्जा को डेल्टा G0 से दिखाते हैं। तो ये इसमें अभिक्रिया दिया हुआ है Zn सॉलिड प्लस Cu डबल पॉजिटिव एक्वस और Zn डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। और दी गई अभिक्रिया ये है। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से n का मान निकालेंगे। आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रहा है? Zn 0 है, Zn से डबल पॉजिटिव होगा, Cu डबल पॉजिटिव से Cu 0 हो गया। तो n का मान जो निकालते हैं ना, चार्ज में जो पावर में चेंजिंग होती है, 2 से 0 हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है, तो n बराबर जो आएगा 2 आएगा। यही देखते हैं, n का मान इसी से निकलता है पावर से। तो n बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। और आप जानते हैं यहाँ पर सूत्र होता है मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा G0 बराबर -NFE। यहाँ पर E0 का मान दिया था 1.1 वोल्ट। तो यहाँ से सभी मान रखा गया। n का मान कितना? n का मान 2 आया है। और F फैराडे नियतांक होता है, इसका मान होता है 96,500। यहाँ पर 5000 नहीं है, 500 है।
और गुणे 1.1 ये इसका मान रखा गया था। तो इसका मल्टीप्लाई किया गया 2,12,300 आया, जूल में आया है। और यहाँ पर 1000 से इसमें क्या कर दिया गया है, भाग कर दिया गया है, तो एक किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानक गिब्स ऊर्जा का मान आएगा -212.300 किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसको बदला गया जूल को किलो जूल में, तो 0.3 अंक बाद इधर लग गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का ग नंबर क्वेश्चन है, उप संयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो किसी उप संयोजक यौगिक में सेंट्रल, सेमे मतलब सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु इसे हिंदी में कहते हैं, या आयन लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वह धातु या आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। मतलब इसमें जो लिगेंड होगा ना, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितना बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसे हम कहेंगे उप संयोजन संख्या। आप देख रहे हैं ये कापर है, इसमें 5 लिगेंड NH3 है और 1 लिगेंड Br है। तो टोटल कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। ये 6 लिगेंड CO के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है वो कितना है, 6 आया है। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कितना, 6। मैं एक और आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, जैसे K4 FeCN का होल 6 लिख दें। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये। तो आप देख रहे हैं Fe से कितना लिगेंड जुड़ा, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी टाइप से निकलता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आता है क्वेश्चन तो आप लोग वीडियो को भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्वेश्चन कर रहा है, ग्लूकोज का हाइड्रॉक्सिल एमीन तथा ब्रोमीन जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो 2 समीकरण पूछा है इसमें। पहला हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया करा गया है, तो ये है ग्लूकोज, ये CHOH का होल 4 CH2 ये ग्लूकोज है, और ये है हाइड्रॉक्सिल एमीन। यहाँ पर 2 बार लिखा गया बट एक ही से क्रिया कराया गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। और यहाँ से क्रिया कराया तो आप H2 और O पानी निकल गया और इसी के साथ ये डबल बॉन्ड बना के ये जुड़ गया। तो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं ग्लूकोज ऑक्सिन, इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सिन। तो जब हम ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिन बनता है। अगला देखते हैं, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया Br2 + H2O ब्रोमीन जल कहते हैं, और इसका ऑक्सीकरण करा गया तो ये बना है ग्लूकोनिक एसिड। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। इसके साथ लेते रहिए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए ताकि आगे आप लोग को रिवीजन करने का समय मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथे प्रश्नोत्तर संख्या 4। क्वेश्चन है चौथे का नंबर। मैं वही क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ जो आप लोग के सिलेबस में होगा, इसके अलावा कोई भी सॉल्व नहीं कराऊंगा। जो सिलेबस में वही करूँगा, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस वाला ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है, नरनष्ट समीकरण तथा रासायनिक चलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। तो नरनष्ट समीकरण लिखना है और इसका अनुप्रयोग लिखना है। तो यहाँ पर भी मैटर लिखा गया, आप लोग इसको चाहे स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। और यहाँ से इसका सोल्यूशन लिखा गया है। माना एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार है, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है और ये धातु आयन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये यम धातु हो गया। नरनष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M पॉजिटिव के विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता M⁴n पॉजिटिव में निम्नलिखित संबंध होता है। तो E = E0 - 2.303/NF log 10 बेस 1/M⁴n पॉजिटिव, यही है नरनष्ट समीकरण। इसे नरनष्ट समीकरण भी कहते हैं, जहाँ E0 धातु को मानक इलेक्ट्रोड विभव वोल्ट में और गैस नियतांक, यही है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे कहते हैं जूल केल्विन इनवर्स। नरनष्ट समीकरण का उपयोग विभिन्न तापों तथा आयन सांद्रताओं, नरनष्ट समीकरण का प्रयोग विभिन्न तापों तथा आयन सांद्रताओं पर स्थित इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने में किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का ग नंबर है, ये सिलेबस में है। चौथे का ग नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की पहचान कीजिए और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो आइए प्राथमिक एमीन की पहचान समझते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर क्रिया कराया गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये है, और इस पर क्रिया कराया गया एथिलेमीन का, ये C2H5NH2 एथिलेमीन की क्रिया कराया गया। तो यहाँ से
ये HCl क्या हो गया, बाहर हो गया। और ये जो बना है प्रोडक्ट, चाहे यहाँ निकाले चाहे यहाँ निकाले, बात दोनों एक ही है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये क्षार में विलय होते हैं। चलिए द्वितीय के मीन का पहचान जानते हैं। द्वितीय के मीन की अभिक्रिया से एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। यहाँ पर ये है बेंजीन सल्फोनेमाइड, और यहाँ पर इसकी क्रिया कराया गया 2 डिग्री अमीन से। तो 2 डिग्री अमीन से कराने पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो बना है एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये क्षार में क्या होता है, अविलय होता है, जबकि जो ऊपर वाला था वो क्षार में विलय होता है। तो ये 2 डिग्री की पहचान हो जाएगा। मतलब 2 डिग्री जो क्रिया करता है सल्फोनेमाइड से, वो क्षार वो बनाता है एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। आइए 3 डिग्री मीन की पहचान सीखते हैं। तृतीय के मीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करता है। तो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री करता है, जबकि 3 डिग्री जो होता है अमीन वो क्रिया नहीं करता है। विभिन्न वर्गों के एमीनों का यह गुण, जिसमें वह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती है, प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय के मीन में विभेद करने एवं इन्हें मिश्रण से पृथक करने में प्रयुक्त होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथे का, घ नंबर, DNA और RNA में अंतर समझाइए। ऐसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो पहला है DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि RNA का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। दूसरा पॉइंट है DNA की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। मतलब इसमें होती है RNA में एक कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। तीसरा पॉइंट है DNA में साइटोसिन तथा थाइमीन पिरिडीन क्षारक के रूप में होता है, जबकि RNA में साइटोसिन तथा इसमें यूरेसिल पाया जाता है, इसमें थाइमीन पाया जाता है। यूरेसिल पिरिडीन क्षारक के रूप में पाया जाता है, रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो क्वेश्चन है विलयन के परासरण दाब को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयन के परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आया बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आप लोग को। पहले तो परासरण का डिफिनेशन समझेंगे। परासरण में विलायक का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर साम्यावस्था स्थापित होने तक सतत बना रहता है। इस प्रवाह को विलयन की ओर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये विलयन है, ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है, ये कम सांद्रता वाला विलयन है। तो आप जानते हैं जो परासरण होता है उसमें कम सांद्रता वाला जो विलायक होता है, विलायक कण इधर जाते हैं और इसी विलयन के ऊपर अगर अधिक प्रेशर लगाते हैं तो ये क्रिया क्या करता है, परासरण की क्रिया को रोक देता है, उसी को परासरण कहते हैं। और यहाँ पर बीच में SPM लगाया गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और परासरण दाब जो होता है सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से दोनों प्रोपोर्शनलिटी को लिख दिया गया है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CT, और यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी हटाया गया तो यहाँ कांस्टेंट R आ गया, जिसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। और यहाँ से पाई बराबर C बराबर होता है सांद्रता N/B होता है, मतलब C बराबर होता है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। तो N/B हो गया, यहाँ पर C की जगह रख दिया गया। तो पाई बराबर N/B RT, ये भी परासरण दाब का एक इक्वेशन है, इसको भी लिख सकते हैं। R क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसका मान होता है 0.0821 होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना लीजिएगा। इसी में आगे क्वेश्चन में पूछा है विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए इसका संबंध देखते हैं। परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। परासरण दाब पाई बराबर होता है CRT और C बराबर N/B होता है। आप जानते हैं यहाँ से ये हो गया और N बराबर W/M होता है। तो यहाँ से जो N के जगह पर लिख दिया गया है W/M और इसी में मान रख दिया गया। तो पाई बराबर क्या आ गया W/MB × RT। तो ये क्या है, परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध का व्यंजक है। बहुत पूछा है, कई बार पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चनों में रहता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, 5वें का ख नंबर। वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोग के सिलेबस में होगा, बाकी जो स्टार लगा उसको नहीं कराएंगे। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक
वेग को समझाइए और उन्हें प्रभावित करने वाले दो कारक का वर्णन कीजिए। तो औसत वेग का ये समझते हैं कि नहीं, दो समय अंतरालों के बीच अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है। औसत वेग आर बराबर यहाँ पर रेट को जोड़ा गया और अपान एन लिख दिया गया, मतलब ये जितना आता है उतना ही नीचे लिखा जाता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक समझते हैं। इसमें जो अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ताप होते हैं, दाब होते हैं, सांद्रता होता है और पदार्थ का कण भी होता है। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आइए इसमें पहला नंबर समझते हैं ताप का प्रभाव। ताप की वृद्धि से सक्रिय अणुओं तथा प्रभावित टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग बढ़ जाएगा। दाब का प्रभाव देखते हैं। दाब बढ़ाने से गैसीय अणु निकट आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके परस्पर टकराने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात वेग इससे भी बढ़ जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, वहाँ पर लिख लेना सांद्रता का भी प्रभाव होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अभिक्रिया का रेट इसमें भी बढ़ता है। तो आगे आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ग नंबर दिया। क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा संक्रमण तत्वों के दो लक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये लिखा गया है। और चाहे आप इस तरीके से भी लिख दीजिए, आप लोग को यही बताया गया होगा। तो अक्रिय गैस रख के भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब 4s में 1 हो जाता है, 3d में 5 हो जाता है, याद रखना। और कॉपर 29 होता है, तो 4s में 1 हो जाएगा, 3d में 10 हो जाता है, ये याद रखना, यही मेन है इसमें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसी में आगे पूछा है लक्षण बताइए। तो पहला लक्षण है संक्रमण तत्व का रंगीन आयनों का बनना। तो रंगीन आयन कैसे बनते हैं? संक्रमण तत्वों के डी उपकोष के अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के एक निश्चित भाग को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जबकि शेष प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं। मतलब प्रकाश का परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण ये कलरफुल दिखता है। उत्प्रेरक का गुण ये समझते हैं। परिवर्तित संयोजकता व ऑक्सीकरण अवस्था तथा रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण ये उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण और संयोजकता तो होगा, वो परिवर्तित होगा, और इसमें रिक्त डी कक्षक रहते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डी कक्षक पूरे भरे नहीं होते हैं, इसीलिए ये उत्प्रेरक की तरह बिहेव करता है। इसका मेन रीजन यही है। तो कैटालिस्ट के रूप में Fe भी यूज होता है, और यहाँ पर यमो है मोलिब्डेनम और प्लेटिनम PD ETC ये सब कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए समझते हैं। 55 का घ नंबर है उपसा संयोजन यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में CFT को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा इसकी सीमाओं को लिखिए। बहुत बार पूछा गया है और लगभग हर सेट में रहता है, तो इसको आप लोग समझेंगे बढ़िया से, मैं आप लोग को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, तो नोट बनाइएगा, ये ज़्यादा नंबर में पूछा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यह सिद्धांत H. बेथ ने 1929 ईस्वी में धातु तथा लिगेंडों के मध्य आबंधन को समझाने हेतु दिया, तथा इस सिद्धांत का उपयोग स्लेट व पैनी द्वारा 1932 ईस्वी में वान बिलेक द्वारा संक्रमण धातु आयनों तथा उनके यौगिक के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या के लिए किया गया। आगे दिया हुआ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार जब लिगेंड सेंट्रल CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम आयन के संपर्क में आता है, तो CMA के समान ऊर्जा वाले अर्थात समभ्रंश समान डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। मतलब जो डी ऑर्बिटल वाला मतलब डी उपकोष होता है ना, वो 2 भागों में बढ़ जाता है। स्प्लिट मतलब 2 भागों में बढ़ जाता है। डी कक्षकों का यह विपाटन संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। डी कक्षकों का विपाटन 2 समूहों T2G को हम मतलब जहाँ पर 3 डिब्बा मिलता है, 3 ऑर्बिटल जिधर जाएगा उसको T2G कहेंगे। तो उसको दिखाएंगे अभी आगे, मैं आप लोग को इसका एग्जाम्पल पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो उसे DXY DYZ और DZX से प्रदर्शित करते हैं, तथा EG मतलब जहाँ पर 2 ऑर्बिटल होता है उसको EG कहते हैं, और जहाँ 3 होता है उसे T2G कहते हैं। और EG को हम दिखाते हैं DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर में होता है, तथा दोनों समूहों के मध्य ऊर्जा अंतराल 10 डिग्री, दोनों जो एनर्जी डिफरेंस होता है अंतर वो पूरा 10 डिग्री आएगा। अभी ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। यह डेल्टा होता है, इसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लिगेंड जब CMA के संपर्क में आता है तो लिगेंडों पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन CMA के
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है। इनकी पॉली मतलब लोब लिगेंड से अधिकतम दूरी पर स्थित स्थिति ग्रहण कर लेती है। अंत में डी, अभी मैं आप लोग को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हुंड के नियमानुसार होता है। डी कक्षकों का यह विपाटन निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। पहला, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आगे आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, आप लोग देख रहे होंगे। यह है डी कक्षक है। ये जो ऊपर तीर लगाया गया ना, ये एनर्जी लेवल है कि एनर्जी कितनी होती है। तो अभी आप देख रहे हैं इस तरह ये बना रहेगा। इसमें ये पांचों ऑर्बिटल को दिखाया गया है। मतलब पहला जो दिखाते हैं उसको डी एक्स वाई से दिखाते हैं, दूसरे वाले को डी वाई जेड और तीसरे वाले को डी जेड एक्स, और चौथा वाला जो होता है उसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखाते हैं, और पांचवें वाले को डी जेड स्क्वायर। ये समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटल हैं और यही दो भागों में आप देख रहे हैं बट गया है। जो यहाँ पर मतलब दो ऑर्बिटल जहाँ पर जाता है उसको ई जी कहते हैं, और जहाँ पर तीन वाला जाता है उसको टी टू जी कहते हैं। यहाँ पर जो ये बीच में लाइन दो भागों में बांट रहा है उसको कहते हैं बैरी सेंटर कहते हैं। बैरी सेंटर कहते हैं, ये दो भागों में बांटता है। इसकी आधी मतलब पूरा जो एनर्जी होता है ना वो 10 डी क्यू के बराबर होता है। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना होता है 10 डी क्यू होता है। 10 डी क्यू ये दो भागों में बटा है। जहाँ पर ईजी जाएगा वो ज़्यादा होगा, 6 डी क्यू होगा। इसको डिवाइड करेंगे 10 से ना तो 3/5 डी क्यू आएगा, और नीचे 4 डी क्यू आता है। इसको मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/5 भी लिख सकते हैं। चाहे ये लिखिए और चाहे लिखिए, दोनों सही है। तो दो भागों में बढ़ता है। ये जो बताया गया आप लोग को, ये ऑक्टाहेड्रल का है सेफ्टी का अरेंजमेंट, और एक टेट्राहेड्रल का होता है। ऑक्टाहेड्रल में ईजी ऊपर रहता है और T2G नीचे रहता है। ध्यान देंगे, मतलब 3 जो ऑर्बिटल होगा वो नीचे रहेगा, 2 वाला ऊपर रहेगा, और 6 DQ का जो एनर्जी होगा ऊपर होगा, 4 DQ वाला नीचे होगा, और इसमें जो ये बीच में रहता है वो बैरी सेंटर होता है। ये आप लोग स्ट्रक्चर बना देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आगे ये फिगर में बताया गया है असमान ऊर्जा के डी कक्षक। ये असमान मतलब इसका ऊर्जा अलग है, इसका ऊर्जा अलग है। फिगर में अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का ये विपाटन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें बताया गया T2G व EG स्तरों के मध्य अणुओं का अंतराल, इसको डेल्टा ओ से दिखाते हैं। ओ क्यों दिखाए हैं? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्रिस्टल स्प्लिटिंग पैरामीटर कहलाता है। इसी को स्प्लिटिंग पैरामीटर भी कहते हैं, जो अंतराल होता है पूरा एनर्जी का। यहाँ ओ जो है वो ऑक्टाहेड्रल संकुल को दर्शा रहा है। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था मैं। तो यहाँ पर वो है ऑक्टाहेड्रल। अब आइए इसका टेट्राहेड्रल, मतलब दोनों पूछता है। अगर ज़्यादा नंबर में आएगा तो दोनों बना दीजिएगा। चलिए इसको समझते हैं। इसमें उसका उल्टा हो जाता है। ये एनर्जी लेवल है, ये समान ऊर्जा के डी कक्षक हैं। इसको भी यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिखाई गई ये चीज़ें हैं, ये सबका नाम है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें T2G ऊपर हो जाता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर रहता है, और यहाँ पर EG नीचे है इसमें। और जो ये बीच में है वो बैरी सेंटर है, और यहाँ पर जो एनर्जी मतलब T2G वाला 4 DQ ऊपर हो जाएगा, और जबकि यहाँ 6 DQ नीचे हो जाएगा। तो यही चीज़ें आप लोग को इसमें बनाना है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। इसके अनुसार लेके अपना नोट्स बना दीजिएगा। IABC में पूछा है आगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ सेफ्टी। इसकी सीमाएं कहाँ तक होती हैं, ये थ्योरी कहाँ तक लागू होता है, इसको समझेंगे। तो आइए इसमें समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत धातु व लिगेंड की पारस्परिक क्रिया के अन्योन्य स्थिर विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, जिसे वास्तविक नहीं माना जा सकता। ये वास्तविक नहीं है। अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत केवल धातु परमाणु या आयन के डी कक्षकों व उसके विपाटन का अध्ययन है। केंद्रीय धातु के अन्य कक्षकों यस व पी पर कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया गया। ये सब कमियां हैं। मतलब इसमें केवल डी कक्षकों के बारे में बताया गया, यस और पी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया। तो ये क्या होगी, ये सेफ्टी की कमी है ना। अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत संकुलों में पाई अबंधों को नहीं समझा पाया। पाई बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगला, यह सिद्धांत लिगेंड को महत्व नहीं देता है। यह वैद्युत स्थैतिक अंतः क्रिया पर आधारित है, परंतु धातु की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था वाले संकुलों में यह कल्पना व्यर्थ सिद्ध होती है, क्योंकि वहाँ शासनयोजी बंद होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा सलूशन मिलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा भाई। टाइम नहीं देंगे तो आप लोग को कैसे तैयार होगा।
छठवां क्वेश्चन है, छठवें का ख नंबर है, निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। कोल्बे अभिक्रिया, तो कोल्बे अभिक्रिया का फिनाल की क्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ में, तो ONA बन जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड बना और आगे इसकी क्रिया कराया गया, तो यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर मतलब HOH इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया है, तो ये बन गया है सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। आइए अगला नेम रिएक्शन है राइमन टीमन अभिक्रिया, RTR रिएक्शन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में कराते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बनता है सैलिसिल्डिहाइड। इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। और 3NaCl और H2O इसमें क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? RTR अभिक्रिया कहलाती है, राइमन टीमन अभिक्रिया। अगला इसी में दिया हुआ है क्वेश्चन, फिनाल का ऑक्सीकरण होता है, तो फिनाल का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो यहाँ पर जब फिनाल का ऑक्सीकरण कराया गया तो ये बना बेंजोक्विनोल बना है, बेंजोक्विनोन, कीटोनिक ग्रुप है ना, तो उसको पढ़ेंगे बेंजोक्विनोन, यह है बेंजोक्विनोन। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका थ्योरी आप लोग लिख सकते हैं। राइमन टीमन अभिक्रिया का अगर आप लोगों को थ्योरी लिखना हो तो थ्योरी लिख लीजिएगा और रिएक्शन इस तरह लिख लीजिएगा, ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा बेटर है, तो इसको भी नोट में आप लोग बना लीजिएगा, थ्योरी भी लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया, और ये है सोडियम मेथॉक्साइड, इसकी क्रिया करा गया तो ईथर बना है, यही ईथर बनने की क्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाती है। आइए यहाँ पर भी वही रिएक्शन लिखा गया है। अगला क्वेश्चन इसी में 5वां है मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। तो जल गैस से मेथेनॉल का निर्माण, इस विधि से प्राप्त मेथेनॉल 90% शुद्ध होता है। तो यहाँ पर कार्बन की क्रिया H2O के साथ में कराया गया 1300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जल गैस बना। CO प्लस H2 का मिश्रण जो होता है उसे जल गैस कहते हैं, और जल गैस की क्रिया ZNO और Cr2O3 के साथ में कराया गया 673 केल्विन पर, तो ये बना है मेथिल अल्कोहल, इसी को कहते हैं हम मेथेनॉल। तो ये बन गया है, इसका सोल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन है छठवां का 8वां नंबर है एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन का रासायनिक समीकरण एवं क्रिया विधि लिखिए। तो एल्कीन है, इसका जलयोजन जल से क्रिया करा गया है तो एथिल अल्कोहल बना है। मैकेनिज्म देखेंगे, ये एल्कीन है, H+ की क्रिया करा गया तो ये CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया, OH की क्रिया करा गया तो एथिल अल्कोहल बन गया। यहाँ पर एल्कीन का बड़ा मॉलिक्यूल लिया गया है तो और जल से क्रिया करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बना है, मतलब इसमें एल्कीन का अगर मतलब और कार्बन बढ़ा देंगे तो 2 डिग्री बन जाएगा अल्कोहल। आइए अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग अपने आंसर में मिलाते रहेगा भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक तथा द्वितीयक अल्कोहल की पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण दीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे? तो ये विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर क्या लिखा है CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, और 300 डिग्री सेल्सियस के पर कापर के साथ में गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। 1 डिग्री जो अल्कोहल है ना, उसकी क्रिया कराने पर 300 डिग्री सेल्सियस पर कापर पर एल्डिहाइड देता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल की क्रिया इससे कराने पर कीटोन देता है। और 3 डिग्री, यहाँ आप देख रहे हैं 3 डिग्री एल्कोहल की क्रिया इसी के साथ में कराने पर ये एल्कीन देता है। तो ये तीनों का पहचान हो गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री होगा तो कीटोन देगा, जबकि 3 डिग्री एल्कीन देता है। आइए अगला क्वेश्चन का 7वां का नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है? आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन रिएक्शन में अर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं क्योंकि क्लोरीन परमाणु में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। -I इफेक्ट के कारण क्लोरीन के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन से कम होता है। इससे आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थोपैरा स्थिति पर जाता है, क्योंकि ऑर्थोपैरा स्थितियों पर धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर इसका मतलब रेजोनेंस मतलब क्या है, इसका अनुनाद संरचना, इसको आप लिख सकते हैं। आइए इसी में अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग आंसर से मिलाते रहेगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बुटर्ज फिटिक अभिक्रिया। तो बुटर्ज के लिए हम लेते हैं एल्किल हैलाइड और फिटिक के लिए लेते हैं एरिल हैलाइड। तो इन दोनों की क्रिया 2Na के साथ शुष्क ईथर ड्राई ईथर के साथ में कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। ये बुटर्ज फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया में लेते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया Cu2Cl2 के साथ में कराते हैं सेल की उपस्थिति के साथ, तो बनता क्लोरोबेंजीन N2 गैस निकल जाता है। यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, तो ये सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए इसका 8वां नंबर 7वें का क्वेश्चन का देखते हैं।
8वां नंबर का पहला इसमें दिया है हाइलोएरिन की नाभिक रागी परत से स्थापन अपक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। तो इन अपक्रियाओं में Cl परमाणु नाभिक से नहीं जैसे OH माइनस Cn माइनस I माइनस NH2 माइनस इत्यादि से विस्थापित हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी क्रिया कराई गई है, इसको आप लिख सकते हैं। अनुनाद प्रभाव के बारे में सीखते हैं। Cl2 परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा अनुनाद में भाग लेने के कारण CCl बॉन्ड में पार्श्व द्विबंध गुण आ जाता है। इलेक्ट्रोबेंजीन क्लोरोबेंजीन की विभिन्न संकलन संरचनाएं निम्न हैं। यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आंशिक द्विबंध गुण है और इसका थ्योरी लिखा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया आप लोग। आइए इसका थ्योरी समझते हैं। संरचना आप देख रहे हैं 2, 3 व 4। यहाँ पर 2, 3 व 4 में क्लोरीन परमाणु पर धनावेश आ जाता है तथा यह नाभिक से द्विबंध द्वारा जुड़ा है। इस कारण अनुनाद संकर में CCl बॉन्ड में पार्श्व द्विगुण आ जाता है। इसी कारण इस बंध की लंबाई सामान्यतः CCl बॉन्ड की लंबाई 1.78 एंगस्ट्रॉम से कम होकर 1.69 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन होगा, आप लोग थ्योरी आएगा तो ये लिख देना। अगला क्वेश्चन है 17वें का 8वां नंबर का दूसरा है हेलो एल्केनो की 2 धातुओं से अपक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो 2 धातुओं, पहला हेलो एल्केन की क्रिया, हेलो मतलब हाइड्रोजन यक्स है, इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये धातु से कराया गया। 2 मॉलिक्यूल लिया गया है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो R बन गया है। यहाँ पर एल्किल के जगह पर आप CH3 ले सकते हैं या C2H5 लिख सकते हैं। ये अपक्रिया बुटर अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया? बुटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये भी वही अपक्रिया है और 2 धातु से कहा है, तो यहाँ पर हमने एक एल्किल हैलाइड और ले लिया, एथिल ब्रोमाइड ले लिया, Mg धातु से करा दिया शुष्क ईथर में की उपस्थिति में, तो ये बना है क्या? ग्रिग्नार्ड रेजेंट। RMgX बना है ना, तो इससे भी क्रिया हो जाएगा। दोनों लिख सकते हैं आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें का ख नंबर है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें एल्डिहाइड एवं कीटोन में कम टाइम में, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट है इसलिए मुझे रफ्तार से पढ़ना पड़ रहा है, और मैं सोचता हूँ आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दूँ ताकि आप लोगों के बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी अच्छे से हो जाए भाई, आप लोगों को नोट्स मिल जाए प्रॉपर। तो इसमें पूछा क्वेश्चन एल्डिहाइड एवं कीटोन से में एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन को समझाना है। एल्डोल समझाना, क्रॉस एल्डोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डोल में ना दोनों एल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को, इस बॉन्ड को तोड़े हैं और इस हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफर करा दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, और NaOH की उपस्थिति में इसकी क्रिया होती है। तो यहाँ पर H गया ना, तो OH बन गया, आप देख रहे हैं। और ये जो हाइड्रोजन CH वैसे लिखा ऑलरेडी, और ये इसी के साथ में बॉन्ड क्या हो गया, पूरा जोड़ दिया गया है। और एक ही कंपाउंड में अगर OH ग्रुप और CHO ग्रुप मिलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एल्डोल। अब आइए आगे समझते हैं। आप लोग यदि एल्डोल संघनन का थ्योरी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर थ्योरी लिखा गया है, वही रिएक्शन यहाँ भी कराया गया है। एल्डिहाइड लिया गया है NaOH के साथ में, या BaOH का होल्ट लेते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर OH और CHO दोनों ग्रुप एक ही पे आया है, इसीलिए इसे कहते हैं एल्डोल। इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल नाम है। तो थ्योरी भी आप लोग लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं अपना, और बहुत सारे नेम रिएक्शन में ये आता है। अगला समझते हैं क्रॉस एल्डोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी लिखा गया है जब 2 भिन्न कार्बोनिल यौगिक एक में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए और एक में नहीं होना चाहिए, क्षार की उपस्थिति में संघनन करते हैं, तो जो बनता है कंपाउंड उसे क्रॉस एल्डोल या एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल या मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिया गया एसिटल्डिहाइड है, वही एल्डिहाइड है। यहाँ पर कीटोन लिया गया, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, जबकि इसमें नहीं है, और क्षार OH की उपस्थिति में कराया गया। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कीटोन का ये जो हाइड्रोजन है इस पर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है, OH हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 उसके बाद लगेगा, तो एक ही CH2 रहेगा, 2 नहीं रहेगा, तो CH3OH और CH2CO CH3, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं कैनिजारो अपक्रिया। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया है, फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल NaOH के साथ में क्रिया कराते हैं, तो ये बनता है सोडियम फॉर्मेट बनता है और ये मेथिल एल्कोहल बन गया है। यहाँ पर एक में ऑक्सीकरण होता है, एक में क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ से यहाँ जो हो रहा है ये ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो हो रहा है ये
अपचयन होता है। एक मतलब एक यहाँ से यहाँ मतलब इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अपक्रिया होती है। कई नजारों में अपक्रिया में इसमें एसिटिल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ये NaOH के साथ में क्रिया करा है, तो एक बना सोडियम फॉर्मेट बना है, एक मेथिल अल्कोहल बना है। आइए इसी में 8वां नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इसमें RCOOH होना चाहिए, मतलब ये ग्रुप होना चाहिए। तो प्राइमरी अल्कोहल से जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर ऑक्सीकरण आगे इसका कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये हो गया पहला विधि। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल से भी बना सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन बनता है, और कीटोन इसमें कीटोन का भी दोबारा ऑक्सीकरण करा देते हैं तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से भी बना सकते हैं और सेकेंडरी से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर टर्सरी दिया हुआ है। टर्सरी अल्कोहल का जब हम क्रिया कराते हैं तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए अपक्रिया नहीं करता है। तो ये लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 5 रिएक्शन देना है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनना चाहिए। अगला दिया हुआ है चौथा नंबर, साइनाइड के जल के साथ जल अपघटन द्वारा। तो ये RCN साइनाइड है, ये OH से क्रिया कराया गया तो RCO एमाइड बना है, और दोबारा इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बार हो गया, ये हो गया। और अगला है एल्कोक्साइड के उपयोग द्वारा। एल्कोक्साइड के उपयोग द्वारा यह है सोडियम एल्कोक्साइड, इसकी क्रिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कराया गया। टेम्परेचर दिया गया, प्रेशर लगाया गया तो RCONA बन गया, और बाद में HCl और H2O के साथ में क्रिया कराया गया तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगला जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करके, जैम मतलब एक ही कार्बन पे अगर 2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे जैम कहते हैं, और 2 अलग अलग पे 2 ग्रुप जुड़ा होता है तो बिस्नल कहते हैं। तो यहाँ पर जैम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया कराया गया, उष्मा दिया गया तो यहाँ से क्या हुआ, एक का CO2 क्या हो गया, बाहर हो गया, देख रहे हैं आप। तो यहाँ क्या, ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ये हाइड्रोजन इस पर चला गया तो CH3 हो गया और COH हो गया, ये भी क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो यहीं पर इसका सोल्यूशन समाप्त होता है। इसके आगे मैं अगला सेट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग को आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा सोल्यूशन मैं आप लोग को बताया हूँ, कई सेट सॉल्व हैं, फिजिक्स की भी सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों के, बायोलॉजी की भी सॉल्व कराए गए हैं, और केमिस्ट्री तो मिल ही रहा है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।